all and welcome to the this course of software engineering. एक बार कंफर्म करिएगा ऑडियो वीडियो सभी को एकदम क्लियर आ रही है? ग्रेट ग्रेट। काफी सारे लोग मेरे ख्याल से नए होंगे, है ना। कल जो रेफरल कोड गिव अवे मिला था फॉर 1 month, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आई थिंक हैव सब्सक्राइब्ड। ग्रेट। तो देखिए इस टाइम स्पेन का अपने को पूरा एडवांटेज लेना है और ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने की समझने की कोशिश करनी है। हालांकि कि जो सब्जेक्ट आज जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, है ना। ये गेट के सिलेबस में नहीं है ना। लेकिन जितने भी कोर पीएसयूज हैं, जैसे बीएआरसी है, कोल इंडिया है, एनआईसी है, सब जगह इसको इंक्लूड करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दे आर एलिजिबल फॉर ऑल द बैचेस बट इट इज जस्ट फॉर 1 month, है ना। यस। तो बोल रहा था कि सॉफ्टवेयर इज अ वेरी कोर सब्जेक्ट जिसको आज हम पढ़ेंगे और लाइक आई थिंक 12 क्लासेस हैं हमारे ओवरऑल, जिसमें अपने को सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करना है, समझना है क्या चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। एक एक करके मैं सारे पॉइंट एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। हेलो सौरभ, जय हिंद। अच्छा देखो, दूसरी बात सॉफ्टवेयर के केस में खासकर जो आपको समझ आनी चाहिए वो क्या है कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट न्यूमेरिकल है, तो भाई काइंड ऑफ मिक्सचर है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बट ज्यादातर थियोरेटिकल है ना। तो इन द रिटर्न में आपसे एक्सपेक्ट क्या करता हूं कि यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। जो एक थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स अप्रोच हम सोच के चलते हैं कि ये कंसेप्ट, ये आइडिया हम सीखेंगे, फिर जो भी क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्टली हम इस तरीके सॉल्व कर देंगे, है ना। तो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। तो थोड़ा सा अपने आप को प्रोसेस को समझ के चलना है। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन या ये आइडिया पढ़ाते हुए मैं एक तरीके से कहानी आपको बता रहा हूँ, बट जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस भी कहानी के रूप में ही पूछा जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत स्पेसिफिक आइडिया है, कोई बहुत स्पेसिफिक तरीका होगा जहां से क्वेश्चन पूछता है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पूरा फ्रेमवर्क, पूरी प्रोसेस समझनी है और फिर देखना है कि वहां से जिस तरह भी क्वेश्चन आ रहा है उसको आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यस। टाइम टू टाइम जो भी नोट्स चाहिए होगा, जो भी आइडिया होगा, मैं यहाँ पर डिस्कशन फोरम में आपके साथ शेयर करता चलूंगा, है ना। उसके अलावा आप चाहे अगर चाहते हैं तो जो भी एडिशनल बुक रेफर करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मेघा, नो प्रॉब्लम। चलिए आज अटेंड कर पा रहे तो कम से कम आज इस सेशन को पूरे अच्छे से इसका एडवांटेज लेते हैं, इसका मजा लेते हैं। तो लेट मी स्टार्ट विद द प्रोसेस। और सबसे पहला सवाल इन द कोर्स मेरे को आपको से पूछना चाहिए कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आखिर है क्या? बिकॉज बहुत सारी जगह स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन के ऊपर। टू बी प्रिसाइज, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे प्रोग्राम कई बार हम बोलते हैं, तो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम दोनों एक ही चीज है, अलग चीज है? ये इसमें क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है? एक बार ट्राई करेंगे आप लोग, कौन बताएगा? बताओ। सवाल है व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? कौन आंसर करेगा? बताओ। वेरी गुड। क्या प्रोग्राम ही सॉफ्टवेयर होता है? वेरी गुड। प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंट प्लस मैनुअल्स या सॉफ्टवेयर जैसा आप बोल रहे हैं। सॉफ्टवेयर क्या है भाई? इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम बोल सकते हैं। ओके, फेयर इनफ। और कोई बताएगा? हेलो मनप्रीत, गुड मॉर्निंग। और कोई बताएगा व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? बिकॉज यहाँ पर देखो, आप जितना सोचोगे उतनी धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्लैरिटी आपको मिलेगी। ओके, तो ये बात तो ठीक है। देखिए, अ सेट ऑफ प्रोग्राम या प्रोग्राम पहले किसे बोलते हैं ये पूछ लेता हूँ आपसे। व्हाट इज अ प्रोग्राम? तो प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं, है ना। काफी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर सेट ऑफ प्रोग्राम्स हम बोलेंगे तो सॉफ्टवेयर को अगर डिफाइन करना है तो वी मस्ट से कि अगर एक से ज्यादा प्रोग्राम है, लेट मी से प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, प्रोग्राम 4, ऐसा कुछ है, इन सबको उठा के अपन एक सेट बना देंगे
देन उस सेट को हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर, है ना। बट अगेन डायरेक्टली मैं आपसे पूछ सकता हूँ यहाँ पर इस पॉइंट को, क्या एक सेट ऑफ प्रोग्राम को अपने आप में हम प्रोग्राम नहीं बोल सकते? तो इवन इफ यू से देयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम और मिलके वो एज अ यूनिट काम कर रहा है, देन दैट प्रोग्राम और दैट सेट ऑफ प्रोग्राम इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोग्राम, है ना। तो इस तरह से डिफाइन करना, ऑल्दो सॉफ्टवेयर एक ऐसा टर्म है जिसका कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो कभी हो ही नहीं सकता, अलग अलग राइटर अलग अलग तरीके से इसको बोल सकते हैं। तो अगेन अगर स्टेप बाय स्टेप हम देखते चले तो पहले मैं बात कर लेता हूँ प्रोग्राम क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात, जैसे यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो मान लीजिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हमारे पास हैं, है ना। I1 है, देन I2 है, I3 है, अप टिल n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। अब अगर n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम यूज करते हैं, है ना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम बेसिकली प्रोग्राम बोलते हैं। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? और ऑफ कोर्स जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी वो फाइनाइट होंगी, इनफाइनाइट होंगी? फाइनाइट होंगी, है ना। यू कैन नॉट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऐसी बात है, इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो यू विल हैव फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिससे आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि यार आप एक प्रोग्राम लिख दो, राइट अ प्रोग्राम फॉर एग्जांपल टू ऐड टू नंबर्स, जस्ट दो नंबर को आपको स्कैन करना है, सेव कराना है, एंड देन उसको उनका जो भी सम होगा सी के अंदर लिखना है। और मैं आपसे बोलता हूँ ये राइट अ प्रोग्राम, या मैं आपसे बोलता हूँ ये राइट अ सॉफ्टवेयर, तो बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस होगा? तो टेक्निकली स्पीकिंग मोर और लेस बोथ आर सेम, बट व्हेन यू से सॉफ्टवेयर, तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, अ प्रोग्राम अलोंग विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ प्रोग्राम तो आप जब चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब उसके साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप एसोसिएट करेंगे, मींस रिक्वायरमेंट एनालिसिस आपने किया होगा, डिजाइन किया होगा, टेस्टिंग किया होगा, कोडिंग किया होगा, जब ये सारे काम किए होंगे अलोंग विद यूजर मैनुअल्स, है ना, जिसमें इंस्टॉलेशन गाइड्स हो सकती हैं, अदर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जब इन सारी चीजों को आप एक साथ रखते हैं तब हम उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, है ना। इफ आई से व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो मेरे को बोलना चाहिए एक प्रोग्राम होगा अलोंग विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसका होना चाहिए, अलोंग विद लाइसेंस। बिकॉज अगेन ये बात भी सोचने वाली है कि क्या सॉफ्टवेयर को एक कमर्शियल एंटिटी हम बोल सकते हैं? जी हाँ, बिकॉज कोई कस्टमर होगा जिसको आप सेल कर रहे होंगे, है ना, तो आपके पास ऑफकोर्स लाइसेंस होगा, सारे टैक्सेस आपने पे किए होंगे, जिस भी कंट्री के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं वहां के जो सारे नियम कानून है वो आपको मानने होंगे, है ना। और उस सब के बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा ना, दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। तो आई कैन से अ प्रोग्राम व्हिच इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस इज नॉन एज सॉफ्टवेयर। एक बार बताइए सारा पॉइंट क्लियर हो रहे हैं क्या? तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डिफरेंट चीज है। हेलो रितिका, गुड मॉर्निंग, है ना। ऐसा नहीं है कोई डिफरेंट चीज है, बट हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, है ना, तो व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम के साथ जब हम हर चीज एसोसिएट करते हैं तो सॉफ्टवेयर बन जाता है। जैसे आपने कभी भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा तो बहुत सारे टर्म्स और कंडीशंस होते हैं, है ना, ऑल आप बिना पढ़े एक्सेप्ट 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 करते जाते हो। तो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, या कोई भी इवन आप कोई हार्डवेयर प्रोडक्ट भी खरीदते हो तो एक बुकलेट उसके साथ आती है ना, देयर कम्स अ बुकलेट जहां पर उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस वो सब लिखा होता है ना। तो एक कमर्शियल प्रोडक्ट के साथ वो सबका सब चीज एसोसिएट करना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ये फंडामेंटल आइडिया तो सबको समझ आ रहा है कि सॉफ्टवेयर बेसिकली है क्या, है ना, या किसी प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर कब बोल सकते हैं। अगली बात अब देखिए यहाँ पर आपसे करता हूं कि बेसिकली अपने को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना क्यों है। तो इस बात को समझिएगा, ये बड़ी मजेदार बात है। क्या इस सब्जेक्ट के अंदर हम सॉफ्टवेयर एक्चुअली डिजाइन करना सीख रहे हैं? मतलब दो चीज हो सकता है, एक हो सकता है इंजीनियरिंग पार्ट, एक पार्ट है हमारा इंजीनियरिंग पार्ट, और दूसरा पार्ट है हमारा मैनेजमेंट पार्ट। वेरी गुड, वन इज इंजीनियरिंग एंड वन इज मैनेजमेंट। तब आप मेरे को बताओ यहाँ पर क्या मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि डेटाबेस क्या होते हैं, उसके बाद लेट मी से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कोडिंग कैसे करते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, या बेसिकली हम यहाँ पर मैनेजमेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे? बिकॉज हम ऐसा बोल रहे हैं कि टेक्निकल पार्ट्स तो आप जितने भी सब्जेक्ट्स बाकी आपके करिकुलम के अंदर है वहां से आप टेक्निकलिटी ही सीखते हो, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है कि इन सब टेक्निकलिटी इंजीनियरिंग को सीखने के बाद भी
मार्केट के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है और बहुत सारी कमियां हैं, अभी मैं बात करूंगा, है ना। तो यहाँ पर हम मोरलेस टुवर्ड्स मैनेजमेंट साइड पे जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हम गलत तरीके से कर रहे हैं, ऐसा क्या गड़बड़ है जिस वजह से शायद हम चीजों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और उन पार्ट्स पे डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल। तो ज्यादातर लोग बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट आइडिया यहाँ पर ज्यादा होगा। तो इफ आई से द मेजर प्रॉब्लम विद करंट सिनेरियो इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज software overrun their development cost, they exceeds their development duration time and limits, and they are usually of poor quality. अब अगर एक एक बात करूं, नॉर्मली क्या होता है, सॉफ्टवेयर ओवररन देयर डेवलपमेंट कॉस्ट। तो फॉर एग्जांपल देखिए, कोई कस्टमर आपके पास आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ, एक प्रॉब्लम सेट के साथ कि यार सर ये प्रॉब्लम मेरी है और इसके लिए मेरे को सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इससे पहले कि आप उसको कोई मनी, कोई वैल्यू, कोई प्राइस, कोई टाइम कोट करोगे, पहले आप खुद भी एक अंदाजा लगाओगे, खुद भी एक एस्टिमेशन करोगे कि आपको लगेगा फॉर एग्जांपल कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने के अंदर मेरे को $100 लगेंगे फॉर एग्जांपल, है ना। एंड लेट मी से आपको लग रहा है कि आई कैन डू दिस प्रोजेक्ट इन द टाइम ऑफ 7 months। तो अब मान लीजिए कंपनी डिसाइड करते है कि विल टेक अ प्रॉफिट ऑफ 120%, तो आप कस्टमर को बोलोगे वी विल चार्ज $120 एंड लेट मी से टू बी ऑन द सेफर साइड आप 8 months का ड्यूरेशन कस्टमर को बोल देते हो। मेरे ख्याल से कोई भी बिजनेस ऐसे ही करा जाता है। अगर कोई भी ऑर्डर आपके पास आएगा तो पहले आप खुद हिसाब लगाओ कि भाई आपका कितना खर्चा होगा, कितना समय लगेगा, और जब दोनों चीज आपको समझ आ रही होंगी उस बेस पे आप कस्टमर से एक कोटेशन सेंड करोगे कस्टमर को। बट मान लीजिए यहाँ पर स्टेटमेंट के हिसाब से हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर अगर हमें लग रहा था कि 100 लगेंगे, पता लगा कि साहब बाद में हमको ही $150 खर्च करना पड़ा, है ना। अब ऑलरेडी मैं कस्टमर से जो प्राइस कोटेशन में दे चुका हूँ वो है $120 एंड 150 मेरा खुद का खर्चा हो रहा है। तो प्रॉफिट तो छोड़ो, यहाँ तो शायद उल्टा नुकसान हो रहा है। यस और नो? यस। हमको स्टार्टिंग में लगा था कि 7 month का टाइम लगेगा, हो सकता है हमको ही 1 year का टाइम लग गया। बाद में समझ आया प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई, हम हैंडल नहीं कर पाए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही थी एंड ओवरऑल 1 year का टाइम लगा पूरा प्रोजेक्ट वाइंड अप करने में। अब आफ्टर 8 months कस्टमर तो आपको परेशान करने लगेगा। अगर आपने उसको बोला था कि 8 month के अंदर प्रोडक्ट हम डिलीवर कर देंगे एंड इफ यू देन टुक 1 year देन दैट इज अ प्रॉब्लम, है ना। तो ज्यादातर केस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो क्या रहा है, कम सॉफ्टवेयर जो हैं दे ओवररन देयर डेवलपमेंट कॉस्ट, देन दे एक्सीड देयर डेवलपमेंट ड्यूरेशन, है ना। और उसके बाद भी जो सॉफ्टवेयर हम डिलीवर करते हैं उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, उसकी क्वालिटी बहुत सारे बग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो कस्टमर उसके बाद में भी परेशान रहता है ना। तो और ये जो मैं बात आपसे बोल रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत छोटी लेवल कंपनी स्टार्टअप है उसके साथ है ना। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो आराम से 1-1, 2-2 साल जो अपनी डिलीवरी है उसको डिले कर देती हैं। तो अगर 1 साल पहले सॉफ्टवेयर जो भी आपका था, जो भी आपने ऑर्डर किया था डिलीवर होना चाहिए था, तो 1 साल बाद डिलीवर हो रहा है, तो इसकी वजह से कस्टमर इन द मीनवाइल जो नुकसान उठा रहा है वो तो अलग है, उसकी कोई गिनती नहीं है। एक बार देखिए पूरा प्रोसेस समझ पा रहे हैं क्या? तो बजाय इसके डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन की बात करता, पहले मुझे समझाना पड़ेगा आपको कि फिलहाल मार्केट में इशू क्या है ना। तो सॉफ्टवेयर के साथ इशू तो है, यस। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फिर हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं ना, व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आई कैन से इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ अर्जेंट नीड टू यूज प्रॉपर स्ट्रेटजीज, प्रोसेस एंड डेवलपमेंट साइकिल्स सो दैट हम प्रोड्यूस कर सकें और बना सकें क्वालिटी प्रोडक्ट दैट आर विद इन बजट, विद इन टाइम एंड मस्ट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। सही बात है कि नहीं? तो हम वो मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स यूज करेंगे, वो प्रोसेसेस यूज करेंगे, वो डेवलपमेंट साइकिल्स यूज करेंगे ताकि हम जो प्रोडक्ट बनाए सबसे पहले तो वो शानदार क्वालिटी का हो, जो रकम, जो बजट हमने तय किया था उस बजट के अंदर हो, जो टाइम डोमेन, जो टाइम हमने सेट किया था उस टाइम के अंदर हो, और उसके बाद रिक्वायरमेंट जो है वो भी सेटिस्फाई कर रहा हो। अगर आपने टाइम और बजट के अंदर तो दे दिया बट अगर रिक्वायरमेंट ही सेटिस्फाई नहीं हुआ कस्टमर का, तो अल्टीमेटली वो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर हम नहीं मान पाएंगे। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने की क्या जरूरत है ये आपको समझ आ रहा है ना। यहाँ पर हम टेक्निकलिटी से ज्यादा मैनेजमेंट पॉइंट्स पे ध्यान रख रहे होंगे
और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आप ऐसा सोच सकते हो इट इज ओनली सब्जेक्ट जहां पर काइंड ऑफ आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं कि बिजनेस पढ़ रहे हैं। तो इंटरेस्ट लेके थोड़ा सा पढ़ेंगे तो और आपको चीजें मजेदार लगेंगी, समझ आएंगी, एंड हम बिजनेस एस्पेक्ट पढ़ रहे होंगे और बहुत सारी चीजें समझेंगे। क्या इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या यहाँ तक सभी का? यस। अब देखिए किस तरीके से फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लुक एट, आई विल से लुक एट दिस क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, शायद अब एक बार पढ़ते ही आंसर बताएंगे, बट समझाने के लिए कि थ्योरी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये सब ऐसा ही एरिया है जो कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी अपने को। वेरी गुड। अमरप्रीत, शिवम, ऋषभ, एंड देन मेघा, अर्पित, SRS, रति, सौम्या, रंजन, वेरी गुड। काफी लोग सही आंसर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत फंडामेंटल बात भी है। द मेन एम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज टू, तो सब्जेक्ट के अंदर क्या करना चाहता है, तो कौन कौन से पॉइंट वो लिख रहा है। प्रोग्राम डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है विद इन बजट या सॉफ्टवेयर विद इन बजट एंड इन ए गिवन शेड्यूल। और इसमें क्वालिटी और लिखता तो और अच्छा होता, बट चलिए, वो कह रहा है कि एक बजट के अंदर और एक शेड्यूल, एक तय समय सीमा के अंदर अगर आप कुछ डेवलप कर पा रहे हैं, है ना, यस, तो वी कैन से कि दैट इज नथिंग बट द टारगेट, है ना, और द गोल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा एम्बिगस है बट ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आप प्रोसेस कर पाएंगे। दिस वाज आस्क्ड वेरी रिसेंटली, जनवरी 2017 नेट में क्वेश्चन पूछा गया था, और खासकर जो नेट एस्पिरेंट्स यहाँ पर है ना, एक बार कमेंट करके बताएंगे कितने लोग ऐसे हैं जो इस बार भी नेट का एग्जाम लिखने वाले हैं। वेरी गुड। मेघा, शिवम, कृषु, वेरी गुड। तो आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। ओके अच्छा, अगेन एक एडवाइस करूंगा, एकदम आंसर करने की जरूरत नहीं है, एकदम आंसर करने की जरूरत नहीं है यार। नेट के क्वेश्चन में भी आप 1 मिनट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनालाइज किया करो, सिलेक्शन व एलिमिनेशन किया करो, और खासकर सॉफ्टवेयर में जैसे मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यार पका पकाए क्वेश्चन आएगा, कुछ कंफ्यूजन जरूर होंगे, कुछ ऑप्शंस बड़े क्लोज हो सकते हैं, है ना, तो वो सब चीज देखने समझने के बाद ही आंसर करना है। ग्रेट। तो खैर यहाँ पर भी ज्यादातर लोगों ने सी ही आंसर किया है, जो मेरे ख्याल से सही आंसर भी है, बट काफी लोगों ने डी भी किया है। तो एक बार मैं देखिए जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ सी और डी में क्या डिफरेंस है, क्या आइडिया है ना। तो इफ वी गो वन बाय वन, तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, हाउ अ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वर्क्स। तो जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है वो समझाना तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन ए को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। थ्योरीज एंड मेथड्स दैट अंडरलाइन कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम की अगर बात करते तो कुछ अलग बात हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर आप कंप्यूटर्स की बात कर रहे हो तो ओवरऑल सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्लियर कट लिखा है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, विच इज अ वेरी रिलेवेंट स्टेटमेंट। डी क्या कहता है, all aspects of computer based system development including software, hardware and process engineering. So I'll say these parts are kind of not required. हम प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट की, प्रोसेस मैनेजमेंट की मैं आपसे बोल रहा हूँ, प्रोसेस इंजीनियरिंग हम अलग सब्जेक्ट्स में सीखेंगे। दूसरा, हार्डवेयर, नो नो नो, जब नाम ही सब्जेक्ट का क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर क्या हम हार्डवेयर के पे भी काम करने वाले हैं? जी नहीं। हम जो भी मैनेजमेंट, जो भी एस्पेक्ट सीखेंगे, तो लेट मी से ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। एक सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी चीजें यूज होंगी, है ना, उस पर हम बात कर रहे होंगे। तो मोरल लेस यहाँ पर, अब देखिए जैसे हम बोल रहे हो एग्जैक्ट डेफिनेशन मिले आपको जरूरी नहीं है, लेकिन आउट ऑफ ऑल आपको बेटर चूज करना होगा। प्रोसेस इंजीनियरिंग कौन से सब्जेक्ट में सीखेंगे? देखो सौरभ, प्रोसेस इंजीनियरिंग की जब बात है ना, तो वो आप किसी एक सब्जेक्ट में नहीं सीखते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछता हूँ, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो कौन सा सब्जेक्ट आपके काम आएगा? डेटाबेस काम आएगा, डेटा स्ट्रक्चर काम आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम काम आएगा, सबके सब काम आएंगे, है ना। या अगर कोई सिपाही लड़ने जाता है तो ट्रेनिंग का कौन सा दिन उसके ज्यादा काम आता है? तो ऐसा नहीं है ना, हर तरह का हथियार चलाना पड़ सकता है, हर तरह की ट्रेनिंग काम आ सकती है। तो व्हेन यू से प्रोसेस इंजीनियरिंग, इट मींस एनी टेक्निकल स्किल्स व्हिच यू हैव एक्वायर्ड, है ना, जो आपने इंजीनियरिंग नॉलेज गेन की है, वो सबका सभी उसके अंदर आ जाता है। यस
बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये फंडामेंटल जो डेफिनेशन है ये सबको भी क्लियर हो रही है। अगला अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और बात एक बार जल्दी से आपसे करता हूँ, मेजर प्रॉब्लम्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखिए, ये सब्जेक्ट जो है मेरे ख्याल से दो ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो लगातार बहुत पहले से नहीं पढ़ाए जाते थे, बट आजकल जितने भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है हर किसी में सब पढ़ाया जाता है आपको, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और एक और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आजकल, क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट, है ना। तो ऐसा कोई है जिसने अपने बीटेक में, बीसीए में, एमसीए में, बीएससी, एमएससी में ये सब नहीं पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर? और इसमें प्रोसेस शेड्यूलिंग वाला पार्ट है क्या? हाँ बिल्कुल है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग। नहीं पढ़ा? अमेजिंग, ऐसा भी है क्या? बीएससी में पढ़ा है एनवायरमेंट, यस। देखो, एक चीज समझना है, बीटेक में पढ़ा है। चलिए, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो अब इस चीज को, बीटेक में तो आई थिंक होता है सभी में, है ना। चलिए, जो बीटेक वाले हैं वो बता पा रहे हैं कि उन्होंने पढ़ा है। तो मैं बोलना ही चाह रहा था कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों आप इसको लेके आए हैं। एमसीए में भी पढ़ा है, चलिए ठीक है। तो व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? मैं आपको अभी बहुत सारे आरोप लगा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि भाई टाइम पे नहीं बना पा रहे हैं, बजट के अंदर नहीं बना पा रहे हैं, और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देखने में बहुत अच्छा लगता है बट शायद बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ लिया था, ठीक है। तो कैन यू टेल मी, आप मुझे दो चार कारण बता सकते हो इस चीज के? सोचो जरा एक बार। ऑल दो खैर हवा में तीर मारने वाली बात होगी, बट थोड़ा सोचेंगे तभी कुछ बात आगे समझ आएगी। कैन यू टेल मी, आपके हिसाब से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर क्या इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये सब चीजें अपने को झेलनी पड़ रही हैं? क्या प्रॉब्लम्स हैं? रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ओके, तो इसमें हम बात करेंगे, है ना। तो एक एक करके मैं बात करूँ। रिक्वायरमेंट गैदरिंग का मतलब होगा कि कस्टमर से ये समझना कि बनाना क्या है, ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। और ये बात थोड़ी ठीक भी है, बिकॉज हमारा डोमेन अलग है, कस्टमर का डोमेन अलग है। तो एग्जैक्टली उसका रिक्वायरमेंट सेट लेना कभी कभी ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अनस्किल्ड प्रोफेशनल, सौम्या बोल रहे हैं, देखिए इसको मैं इतना ज्यादा रिलेवेंट पार्ट नहीं मानूंगा, बिकॉज ऑफ कोर्स जब कोई कंपनी आपको हायर करती है, क्या वो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देती है ना? क्या वो ऑफ कोर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही हायर करती है? तो अगर स्किल नहीं है तो फिर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि या तो आपको स्किल सेट प्रोवाइड कराए, या तो फिर आपको काम करने के लिए अलाउ ना करे, है ना। तो दिस कुड नॉट बी जस्टिफिकेशन कि हम स्किल आदमी नहीं ले रहे हैं इस वजह से अच्छा नहीं बना पा रहे। तो आपको स्किल आदमी लेना है, नहीं तो उसको स्किल प्रोवाइड करनी है। टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, तो अगेन देखो, ये आप मेरे को रिजल्ट बता रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम टाइम और कॉस्ट एस्टिमेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे तो मुझे पता लग रहा है, बट यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स की बात करें, किस वजह से रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं। प्रॉब्लम ही समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। और डिलीवरी टाइम या अनटाइम डिलीवरी, एसआरएस बोल रहे हैं, नाउ दैट कुड बी अ करेक्ट रीजन। तो कभी कभी यहाँ पर जो है कस्टमर डिमांड बहुत सीवियर करता है और बोलता है बहुत जल्दी डिलीवर करना है ना। अब आप अगर एक बहुत डिसेंट टाइम को इनडिसेंट टाइम के अंदर मांगोगे तो भाई जाहिर सी बात है कि जो क्वालिटी होगा या टोटल जो चीज होंगी कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी, है ना। ये बात ठीक है। शाश्वत एक बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं कि कस्टमर की डिमांड या रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, दैट इज ऑल्सो वेरी करेक्ट, है ना। तो कस्टमर जो है यहाँ पर बात करते हैं क्यों होती है, इस पे भी आगे बात करूंगा, बट हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है कि डिमांड जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है, जो कि हमें प्रॉब्लम करता है। सही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल चूज नहीं करते, रिक्वायरमेंट, यस ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफी पॉइंट्स अच्छे आपने बताए। एक दो पॉइंट मैं इसमें ऐड कर देता हूँ और एक एक करके देखिए, एक बार पॉइंट्स को हम एक बार देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ, दैट इज अ गैप बिटवीन डेवलपर एंड क्लाइंट, है ना, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर। और ये गैप जो है, मैं कोई फिजिकल गैप की बात नहीं कर रहा कि क्लाइंट अगर हमारा किसी और देश में और हम किसी और देश में, नहीं, ऐसा नहीं। गैप जो है, सबसे पहले तो हमारा जो टेक्निकल डोमेन है, जैसा सौरभ लिख रहा है, बिल्कुल सही बात है, डोमेन जो डिफरेंस है ना। तो प्रॉब्लम आप सोचिए क्या है। अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है ना, तो उसको ज्यादातर अपनी मशीनों, अपनी चीजों के साथ डील करना पड़ता है। डॉक्टर पेशेंट्स के साथ डील कर रहा है, वकील अपने केसेस के साथ डील कर रहे हैं। बट सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम क्या है, हमको इस सभी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है ना।
तो क्लाइंट हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम टैक्स पेमेंट के लिए भी एक सॉफ्टवेयर बनाए, हम मेडिकल के लिए भी एक सॉफ्टवेयर बनाए, हम इंजन डिजाइनिंग करने के लिए ऑटोकैड बनाए, हम फोटोग्राफी के लिए फोटोशॉप बनाए। ये सारा का सारा जो काम है वो हमें ही करना है। तो इसका मतलब इस बात को देखिए समझना पड़ेगा कि अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक डोमेन के लिए कोई सॉफ्टवेयर बिल्डअप करना है तो क्या किसी हद तक चाहते या ना चाहते हुए आपको उसका टेक्निकल नॉलेज गेन करना पड़ेगा? यस, अदरवाइज आप कस्टमर की प्रॉब्लम सेट को समझ ही नहीं पाओगे। दूसरा एक प्रॉब्लम समझिएगा, बहुत सारे रीजन हो सकता है, आगे मैं और इस पर डिटेल में बात करूंगा जब हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में जाएंगे। कभी कभी कस्टमर बहुत शाई नेचर का हो सकता है, इंट्रोवर्ट हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल्स में इतना अच्छा ना हो सकता है सोशली वो कंफर्टेबल नहीं हो, किसी और कंट्री का है ना, उनके कुछ कल्चर्स और से कुछ तरीके और हैं। तो सारी रिक्वायरमेंट आपको गैदर करना बहुत मुश्किल होगा। और पॉइंट ये है कि जब तक रिक्वायरमेंट आपको सही से पता लगेगी नहीं, आप बनाओगे कैसे? एक और बात है, आपको कहीं ना कहीं किसी हद तक पता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, बट उस प्रॉब्लम को सॉफ्टवेयर की टर्म्स में बताना, है ना, टेक्नोलॉजी के टर्म्स में बताना कि मेरे को क्या चाहिए, ये कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हम नहीं इस बात को समझा पाते। बात समझ आ रही कि नहीं? तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इस पे आगे देखेंगे क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं। बट डेवलपर जो है और क्लाइंट जो है, सोशल डिफरेंस है, टेक्निकल डिफरेंस है, डोमेन डिफरेंस है, जिस वजह से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है कि हम सही तरीके से रिक्वायरमेंट सेट गैदर करें। और अगेन उसी का रिजल्ट होता है इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट। तो कभी कभी आप कुछ और बोल रहे होते हो, वो कुछ और समझ रहा होता है, और उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आता है वो जाहिर सी बात है कुछ और ही होता है ना, जिससे कस्टमर हमेशा सेटिस्फाई नहीं होगा, तो तय ही है। तो अगेन बेसिक रीजन है। अगेन अभी ये पॉइंट हम आगे समझेंगे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग टेक्नोलॉजी। तो जैसे टेक्नोलॉजी मतलब मैं बात कर सकता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की या टूल की। तो मार्केट के अंदर क्या बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं? यस और नो? यस। अब किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपको कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन सा टूल यूज करना है, क्या ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफर कर सकता है? या कोई कंपनी बोलेगी नहीं साहब हमें तो जो प्रोजेक्ट मिलेगा हम जावा में ही बनाएंगे या सी में ही बनाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस लैंग्वेज की, किस प्लेटफॉर्म के क्या एडवांटेज है, और उसके उस बेस के ऊपर आप सेलेक्ट करोगे कि अब यहाँ पर अपने को क्या टेक्नोलॉजी, क्या लॉजिक चूज करना चाहिए, है ना। लेकिन कभी कभी कंपनीज गलती कर देती हैं कि यार करना कुछ और चाहिए था, करा कुछ और। तो अगर गलत लड़ाई में आप गलत हथियार लेके पहुंचोगे तो जाहिर सी बात है कि वो लड़ाई का रिजल्ट कुछ और ही आने वाला है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल तभी हम आगे पढ़ेंगे, पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको आगे लेके बढ़ना है। तो वाटरफॉल है, प्रोटोटाइप है, स्पाइरल है, रेड है, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है, अलग अलग अप्रोचेस होते हैं। कभी कभी हम एक गलती क्या करते हैं कि हम गलत साइकिल चूज कर लेते हैं। अब अगर गलत रिक्वायरमेंट पे आप गलत साइकिल चूज करोगे, हर डेवलपमेंट साइकिल के कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज हैं, तो भी मेरे ख्याल से बाद में जो रिजल्ट आएगा वो गड़बड़ आएगा। एक और पॉइंट जो आप लोग मेंशन कर रहे थे, नॉट इनफ टाइम एंड मनी फॉर डेवलपमेंट। अब ये मार्केट का एक प्रॉब्लम है देखिए, और ज्यादातर खैर ये सभी बिजनेस के साथ है, बट सॉफ्टवेयर में कुछ ज्यादा है। क्या कस्टमर हमको सफिशिएंट टाइम देता है और सफिशिएंट पैसा देता है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के, है ना? तो देखिए टाइम के साथ तो ये मिथ काफी चेंज हो गया है, ये काफी चेंज हुआ है, इसमें बहुत इंप्रूवमेंट आया है, बट सॉफ्टवेयर के साथ ये प्रॉब्लम हमेशा से रही है। मतलब अगर इस चीज को मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन करूं, अगर आप भी कस्टमर है ना, आप भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के कस्टमर है, अगर हम जाके कोई हार्डवेयर परचेज करते हैं तो क्या उस हार्डवेयर के लिए हम रिलेटिवली पैसे देने में कंफर्टेबल फील करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कोई नया मोबाइल फोन खरीद के लाते हो, तो आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि ये मेरे को फ्री में मिलना चाहिए। वैसे तो जब जेब से पैसा जाता है तो दर्द सभी को होता है, बट अगर आप एक नया मोबाइल फोन खरीदते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे को फ्री में मिलना चाहिए? नहीं, क्योंकि आपको समझ आ रहा होता है यार ये बना के ये दे रही है कंपनी, इसने इसमें कुछ खर्चा किया होगा, 4 इंजीनियर हायर किए होंगे, कहीं से रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, किसी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन किया होगा, मार्केटिंग की है, सप्लाई चेन हैंडल की है, कितने सारे पॉइंट्स होते हैं बिजनेस के अंदर, और तब कहीं जाके फाइनल प्रोडक्ट हमारे हाथ में आया है। आप किसी बिल्डर के पास जाते हो कोई फ्लैट परचेज करने के लिए, तो आपको समझ आता है जमीन की कीमत है, फिर इसने इसके अंदर सामान लगाया है, मान लीजिए 4 मंजिल का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है, इसके अंदर पेंटिंग की गई है, लकड़ी का काम हुआ है, इलेक्ट्रिक काम हुआ है, बहुत सारे खर्चे हुए हैं, तब कहीं जाके एक फ्लैट बन के तैयार होता है, तो आप पैसे दोगे, है ना। लेकिन जब आप एक सॉफ्टवेयर खरीद के लाते हो,
अब मान लीजिए आपने एक नया लैपटॉप खरीदा, आपको विंडोज इंस्टॉल करना है या आपको काम करने के लिए वर्ड चाहिए, है ना, और तब अगर कोई आपसे 5,000 रुपए मांगता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, तो आप देने में कंफर्टेबल फील करते हो या आपको लगता है नहीं, इसको फ्री में इस्तेमाल करना मेरा मौलिक संवैधानिक अधिकार है और ये 5,000 का तो नहीं है, क्या एक सीडी तो है। फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं? तो यार ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। ना मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, कहानी उल्टी है। सॉफ्टवेयर से अच्छे पैसे तो कोई भी नहीं दे रहा, सॉफ्टवेयर से अच्छे पैसे तो कोई भी नहीं मिलते, लेकिन मैं आपको क्लाइंट के एक तरीके से माइंडसेट की बात कर रहा हूं। ऑल्दो आपका और मेरा माइंडसेट अलग है ना। प्रोफेशनल कंपनीज का माइंडसेट अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए आप अगर एक कंपनी चला रहे हैं, एक प्रोफेशनल कंपनी चला रहे हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगैलिटीज, और आपको फॉर एग्जांपल 100 कंप्यूटर्स के ऊपर ऑफिस चाहिए, तो क्या आप अपनी कंपनी के अंदर पायरेटेड वर्जन यूज करेंगे? है ना। तो क्या आप अपनी प्रोफेशनल कंपनी के अंदर पायरेसी यूज करेंगे? जी नहीं। तो दैट विल बी अ लीगल इन्फ्रिंजमेंट, है ना। और माइक्रोसॉफ्ट आपको सू भी कर सकता है, आपको जेल हो सकती है और पूरी कंपनी आपकी खराब हो जाएगी। तो हर कोई जब एक बड़ी कंपनी चलाएगा तो हर कोई ऑफिशियल वर्जन ही यूज करेगा। लेकिन हॉस्टल का जो लड़का सेकेंड थर्ड ईयर में है, अगर माइक्रोसॉफ्ट उससे एक्सपेक्ट कर रहा है, जो 5-5 रुपए उधार लेके चाय पीते हैं, कि वो बच्चे 5,000 का सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, तो ये तो फिर गलत है ना। तो अच्छा, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको क्या लगता है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज को नहीं पता कि उनके सॉफ्टवेयर पायरेसी के साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं? यार अगर माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है ना, वो चाहे तो 10 मिनट लगता है आपका लैपटॉप, आपका मैक एड्रेस, आपका पूरा का पूरा एक तरीके से नेटवर्क ट्रैक करने में, 1 घंटे के अंदर तो पुलिस आपके घर के बाहर खड़ी होगी, है ना। लेकिन वो ऐसा करते नहीं है, बिकॉज देखो वो खैर अलग पॉइंट्स हैं। पैसा बाद की बात है, क्या आपको सबसे पहले मार्केट के ऊपर कवरेज चाहिए? यस और नो? है ना। अब इमेजिन करो, अगर मैं यहाँ पर कुछ नोट्स बनाता हूँ और मैं आपको वर्ड फाइल के अंदर देता हूँ, तो क्या मुझे सोचने की जरूरत है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा कि नहीं होगा? नहीं। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। मुझे ये टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं कि पता नहीं बच्चे बोले सर वर्ड में क्यों बनाया, हमारे पास तो वर्ड नहीं है ना। बट अगर माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए कि नहीं हम तो पैसा लेंगे, तो आपको क्या लगता है लोग पैसा देंगे या उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे नया फ्री वाला? है ना। तो ऑफ कोर्स उनको फ्री में चाहिए भाई। माइक्रोसॉफ्ट तभी तक है जब तक वो फ्री में काम चल रहा है, नहीं होगा तो कोई नया ढूंढ लेंगे आप। अब जैसे ये तो छोड़ दीजिए, पेटीएम है, पेटीएम कह रहा हूँ सॉरी, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलो, ज्यादा नहीं, मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ। पहले तो आप मोबाइल फोन से मैसेजेस सेंड किया करते थे, नेट पैक भराते थे, वो सब करते थे। अगर मान लीजिए व्हाट्सएप कहता है कि मेरे को सिर्फ 1 रुपीज चाहिए, 1 रुपया दिन का लूंगा मैं, साल का 365 रुपया लूंगा, आप मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा व्हाट्सएप को बाजार से बाहर जाने में? सिर्फ 1 रुपया। बात समझ आ रही है कि नहीं? 1 रुपया भी कोई देने वाला नहीं है भाई। तो वो अलग पॉइंट है कि अब आप किस किस तरीके से पैसे कमाते हैं, है ना। कुछ लोग मार्केटिंग से कमाते हैं, अलग अलग मॉडल्स हो सकते हैं। लेकिन हाँ, कस्टमर जो है वो अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा प्रेशराइज आपको कर रहा होता है। मेरे ख्याल से पॉइंट आपको समझ आ गया, है ना। तो अगर आप बोलोगे कि यार इतने कम टाइम में इतना अच्छा चीज है, तो कहीं ना कहीं मैं क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज करूंगा। अगर मैं अच्छा, एक और बात है, अगर मैं कस्टमर को बोल दूं भाई इतने सस्ते में मैं नहीं करूंगा या मेरे को इतना टाइम लगेगा ही, तो मेरा पड़ोसी कर देगा। सोचो आप, मार्केट के अंदर कंपटीशन भी तो है ना। यू कैन नॉट सेट योर स्टैंडर्ड्स अनलेस एंड अनटिल आप एक बहुत बड़ी कंपनी हो, है ना। तो छोटी कंपनियों को लगातार स्ट्राइव करना है, आपस में लड़ाइयां करते रहना होता है नए नए कस्टमर लाने के लिए। तो आप बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस अपने रख नहीं सकते, है ना। अगला पॉइंट देखिएगा, ये भी सॉफ्टवेयर के अंदर एक प्रॉब्लम है, रैपिड चेंजिंग या रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स। क्या मार्केट की टेक्नोलॉजी सेट जो है वो बड़ी स्पीड से चेंज हो रहा होता है? जी हाँ, है ना। हर थोड़े समय के अंदर नए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लैंग्वेजेस बाजार के अंदर आ रही होती हैं।
तो क्या कोई कंपनी या कोई पर्सन ऐसा सोच सकता है कि अगर आपने ये स्किल सीख लिया तब आराम से 20-25 साल हम बैठ के खा सकते हैं यही काम करते हुए? जी नहीं। तो आज जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और सब लोग जिसकी बात कर रहे होते हैं, आप जानते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर 5 साल में उसकी कोई बात भी नहीं कर रहा होता। यस। तो अगेन इस बात को बड़ी क्लियरली समझना होगा कि सबसे ज्यादा प्रेशर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे होता है बिकॉज बहुत स्पीड के साथ अपग्रेड्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, जिनके साथ अपने आप को मेंटेन करना है ना, उसी स्पेस के साथ चेंज करते रहना कभी कभी बहुत प्रॉब्लम में हमको ला देता है। एक आखिरी पॉइंट और मेंशन करना चाहूंगा, रॉन्ग मोटिवेशन टेक्निक बाय कंपनीज, फॉर एग्जांपल लाइक मोर प्रेशर। अब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है, किस तरीके से मोटिवेट? नहीं रितिका जी, अभी कोई ग्रुप नहीं है, अभी कोई ग्रुप नहीं है ना, और अभी हाल फिलहाल कुछ समय होगा भी नहीं। यस, ओके। तो एक पॉइंट मैं आपसे बोल रहा था, रॉन्ग, अभी जरूरत नहीं है सौरभ, थोड़े समय के बाद में भी देखते हैं, बट इन द वेरी स्टार्टिंग पहले मुझे लगता है कि कुछ बेसिक चीजों के साथ ही शुरू करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, तो अगला पॉइंट मैं बोल रहा था, रॉन्ग मोटिवेशन टेक्निक्स बाय कंपनीज लाइक मोर प्रेशर। तो आप देखो कंपनीज जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज को प्रेशराइज करती हैं, है ना, किस चीज के लिए? कि आप ट्रेनिंग लो, कोई नया स्किल सेट सीखो, सेल्फ इंप्रूवमेंट करो, या आप ज्यादा से ज्यादा काम करो और जो फिलहाल प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करो। किस चीज के ऊपर ज्यादा मोटिवेशन रहता है? पहले काम पूरा करो, है ना। मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल एक 9 to 6 जॉब है किसी एम्प्लॉय का, है ना, और अगर वो ठीक 6 बजे 6 बजे उठ के चला जाता है, तो हो सकता है बहुत सारे मैनेजर इसे अच्छी बात ना माने, है ना। और बहुत सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो क्या करते हैं कि भाई 6 बजे तक की ड्यूटी है, फिर भी 8-8 9-9 10-10 बजे तक काम कर रहे होते हैं, और माना जाता है कि जो जितना लेट तक काम कर रहा है वही उतना अच्छा एम्प्लॉय है। तो लॉन्ग टर्म में वैसे आप मुझे बताओ, ये कंपनी के लिए क्या और एम्प्लॉय दोनों के लिए ही अच्छा है या बुरा है? तो आप जितना ज्यादा काम निकालने की कोशिश करेंगे, उस एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी उतनी खराब होगी, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी हेल्थ, हर चीज कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है। तो जो अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, है ना, सारे सॉफ्टवेयर कंपनी प्रेशराइज करते हैं कि नहीं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अगेन इसीलिए इस पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं। अब फॉर एग्जांपल, जैसे आपके एग्जांपल देता हूं, लेट मी से कोरोना वायरस है ना, आजकल बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, आपने सुना होगा, जितनी भी अच्छी कंपनी है, ट्विटर है, माइक्रोसॉफ्ट है, मैं सुन रहा था, और 2-3 कंपनीज और हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को, इवन अन अकेडमी है, अपने एम्प्लॉयज को जबरदस्ती वर्क फ्रॉम होम दे दिया, कंपनी बंद कर दी है ना। क्योंकि अगर आप ऑप्शन भी दोगे ना, तो भी कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो कहते हैं नहीं साहब हम तो आएंगे, कर्फ्यू भी लगेगा ना, पुलिस गोली भी चला देगी, हम तो तब भी ऑफिस आएंगे, हमें कंपनी के प्रति अपनी निष्ठा दिखानी है, अपना समर्पण दिखाना है। ऐसे लोग होते हैं कि नहीं? कोई उनको कह नहीं रहा कि 6 बजे के बाद बैठो, उनको बैठना है 8 बजे तक, उनको भी दिखाना है मैनेजर को कि देखो सर हम 2 घंटा ज्यादा काम करके जा रहे हैं। यस। तो मैं आपको बताऊं, लाइक अन अकेडमी इज ऑल्सो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखता है, और मेरे ख्याल से पिछले 1 हफ्ते से कंपनी जो है वो वर्क फ्रॉम होम ही चल रही है। तो जो भी चीजें होती हैं, जो भी काम होते हैं, सब लोग अपने घर से इंटरनेट के थ्रू हैंडल कर रहे होते हैं, और खास करके आईटी कंपनीज के लिए ऐसा करना आसान है। अब मारुति तो वर्क फ्रॉम होम से प्रोडक्शन नहीं करा सकता गाड़ियों का, कि हर आदमी अपने घर पे बैठ के गाड़ी बना रहे हैं, है ना, लेकिन सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा करना संभव है। बट खैर, मैं कंक्लूजन यही बोल रहा हूँ कि कंपनीज को थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए एम्प्लॉयज की फर्दर नॉलेज पे, लर्निंग पे, ट्रेनिंग पे, उनकी हेल्थ पे, है ना। और बहुत कंपनीज इस चीज का ध्यान रखती भी है, बट ज्यादातर केसेस में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। खासकर मैं केस पढ़ रहा था जापान में, तो ये हाल है कि सरकार मना भी कर रही है, कंपनी मना कर रही है जाओ, लेकिन एम्प्लॉय जाने के लिए तैयार नहीं है। तो वहां पर जैसे शहर के जो इलाके हैं, जो प्रोफेशनल एरियाज हैं जहाँ कंपनीज होती हैं, जबरदस्ती एक टाइम के बाद वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जाती है, ताकि जब लाइट ही नहीं रहेगी, इंटरनेट नहीं रहेगा, तो आप जाओ उठ के यहाँ से, वरना आदमी जाने के लिए तैयार नहीं है ना। तो टाइम है 10 से 6 बजे इस इलाके में लाइट आती है, उसके बाद लाइट ही नहीं आएगी, भाई जाओ अब यहाँ से आप, है ना। अब उसके बाद भी लोग अगर मोमबत्ती जला जला के काम कर रहे हैं तो मेरे को नहीं पता।
आज ग्राफ थ्योरी की तो आई थिंक एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, आज ग्राफ थ्योरी की एक्स्ट्रा क्लास नहीं, मैं एक बार बताऊंगा बाद में किस किस टॉपिक एक्स्ट्रा क्लास है। तो चलिए मुझे बताएंगे सारे कुछ मेजर पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं क्या, विच आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? यस। तब देखो, डोंट एक्सपेक्ट कि यार इसमें से एग्जैक्टली कुछ भी लिखा हुआ आपको मिले, लेकिन समझाना सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर कोई जनरली अब 4 ऑप्शन एग्जाम में आपको दे देगा कि सर बताएं इसमें से कौन सा सही कारण है कौन सा गलत है, तो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। और ये कहानी इतना सुनाने का उदाहरण देने का यही कारण है, ये पॉइंट्स तो आप भूल जाओगे, कहानियां ही बाद में आपको याद रह जाएंगी, है ना। तो एग्जाम में याद रखिएगा कि भाई ये बेसिक रीजन है जिनकी वजह से जो सॉफ्टवेयर जो है डेवलपमेंट जो है वो फिलहाल खतरे के अंदर है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ। बात की जाती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। और वैसे तो ये बच्चों वाला पॉइंट है ना, 5th क्लास में जब कंप्यूटर पढ़ाते तो पढ़ाते सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंस है। बट यहाँ पर मेरी इंटेंशन क्या है, मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूँ, क्या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की ही अपनी लाइफ साइकिल होती है ना। तो कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस है जो आपको समझने चाहिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। तो एक बड़ा पॉपुलर ग्राफ है और ये कई बार बाय नेम पूछा जाता है एग्जाम्स में, बाथ टब कर्व, सुना होगा आपने। तो बाथ टब कर्व क्या है ना, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, तो एक बार इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट देखिएगा, फॉर हार्डवेयर सेम प्रोडक्शन कॉस्ट एवरी टाइम, फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली फॉर फर्स्ट टाइम एंड देन ओनली द मेंटेनेंस कॉस्ट। और कोई पूछ रहा था कि सॉफ्टवेयर कंपनीज अपने एम्प्लॉय को अच्छा पैसा दे पाती कि नहीं दे पाती हैं। अच्छा पैसा दे पाने का सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। वो क्या, देखिए, जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी मोबाइल फोन्स बना रही है ना, या जो भी हार्डवेयर आप खरीद के ला रहे हो, क्या हर बार हर प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको सेम खर्चा करना पड़ेगा? अब मान लीजिए मारुति गाड़ियां बना रही है, तो हो सकता है कि एक गाड़ी जो वो 5 लाख रुपीज में मार्केट में सेल करते हो, उस गाड़ी को टोटल बनाने और सारा काम करने में 3 लाख या 4 लाख का खर्चा आता हो, है ना। आपको मार्केटिंग भी करनी है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, सरकार के टैक्सेस भरने हैं, और वो सब करने के बाद आप वो गाड़ी सेल करते हो। अब माइक्रोसॉफ्ट फॉर एग्जांपल अगर एक सॉफ्टवेयर बनाता है, इंफोसिस अगर एक सॉफ्टवेयर बनाता है, तो पहली बार तो आप बनाओगे तो अच्छा खासा खर्चा उसके अंदर होगा। आपको देश दुनिया से अच्छे अच्छे इंजीनियर चूज करने पड़ेंगे, टीम्स बनानी पड़ेंगी, प्रॉब्लम सेट पे काम करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स के साथ बातें करनी पड़ेंगी। बट एक बार जब वो सॉफ्टवेयर बन जाएगा, तो क्या उसके बाद सेकंड कॉपी बनाने में भी उतनी ही एफर्ट होगा, या देन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट? कम नहीं, खत्म, कुछ करना ही नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो भाई कॉपी तो करना है, यस और नो। उसके बाद तो गेम सिर्फ कॉपी पेस्ट का है। तो अगर मैं एक कस्टमर को बेचता हूँ या 100 को बेचता हूँ, आप मुझे बताओ मेरे एफर्ट में कोई डिफरेंस होगा क्या? नहीं होगा। तो इमेजिन करो कोई कॉलेज, कोई कंपनी है जिसने कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया। अब पहली बार हो सकता है उसको बनाने में अच्छा खासा खर्चा और समय लगे, बट एक कॉलेज को अगर आपने वो सॉफ्टवेयर सेल कर दिया, जब अगली कॉलेज आएगा तो क्या हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बिकॉज उस कॉलेज के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस मॉडिफिकेशन हो सकता है अपने को करने पड़े, लेकिन बाकी पूरी की पूरी लाइब्रेरीज हमारे पास रखी होंगी, उन्हीं को यूज करके हम दोबारा बना के दे देंगे, यस और नो। और ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, इंफोसिस है, टीसीएस है, जिनके आप नाम लेते हो, क्योंकि बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो क्या लगभग लगभग इन्हें हर तरह के प्रोजेक्ट पे एक्सपीरियंस होता है। तो इन सबकी अपनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं। आप काम करोगे, आपको स्क्रैच से काम करना पड़ेगा। ये पहले से ही जो पुराने लिखे हुए सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हीं में कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस करके एक नया सॉफ्टवेयर बना के आपको दे देते हैं, यस और नो। यस। अगर स्टार्टअप की भाषा में बात करो, एंटरप्रेन्योरशिप की भाषा में बात करो, उसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे जैसे स्केल बढ़ेगा, है ना, क्या कंपनी को एफर्ट भी उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा या नहीं, एफर्ट उतना ही रहेगा, सिर्फ सेल बढ़ेगी आपकी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आप मुझे बताए स्विगी है, उबर है ना, उबर के अंदर स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम है कि नहीं है? अगर आपको ज्यादा कस्टमर को माल कोई बेचना है, तो क्या आपको ज्यादा गाड़ी, ज्यादा ड्राइवर चाहिए, ज्यादा कैब्स चाहिए? हाँ, ऐसा है ना। स्विगी के अंदर अगर आपको ज्यादा कस्टमर को सर्व करना है, तो क्या आपको ज्यादा डिलीवरी पर्सनल चाहिए, ज्यादा रेस्टोरेंट चाहिए लॉक के अंदर, तभी आप क्वालिटी सर्विस दे पाओगे, है ना। बट अन अकेडमी के अंदर आप बताओ, अन अकेडमी के स्केलेबल बिजनेस है,
आज हो सकता है, अभी आपको बताऊं, लास्ट 1 या 2 दिन पहले ही अनअकैडमी ने 1 लाख स्टूडेंट्स क्रॉस कर लिए हैं ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म। जो पेड स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स नाउ वी हैव। बट अब आप मुझे बताओ 1 लाख के लिए जो एफर्ट करना पड़ा, एंड फाइनली सपोज करो इफ यू गो टू 5 लाख, तो क्या यहां पर हमें दोबारा सारी चीज रिपीट करनी पड़ेगी? नहीं, बिकॉज एवरीथिंग वी हैव ऑन द सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो अब इस क्लास के अंदर 5 लोग हैं, 50 लोग हैं, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बार देखिए पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ऑल्दो यहाँ पर भी एक लेवल के बाद हम मानते हैं कि स्केलेबिलिटी का इशू है, बिकॉज अब अगर एक लाइव क्लास के अंदर 5000 लोग होंगे जो कि एक समय के बाद होंगे, है ना, तो प्रॉब्लम होएगा, 1-to-1 इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नहीं, हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है, बफर तो अपन हैंडल कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या होगा कि मैं आपको पर्सनली रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। जैसे कभी आप देखते हैं ना यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम चलता है, वो चैट्स इतनी स्पीड से ऊपर जा रहे होते हैं कि आप पढ़ भी नहीं सकते, है ना। तो उसके बाद में भी अपने को लगे कि अब अपने को एक सेपरेट क्लास, 2 बैच चलाने पड़ेंगे एक ही सब्जेक्ट के। तो मान लीजिए मैं कुछ स्टूडेंट को कह रहा हूँ कि आप 6 से 7 पढ़िए, कुछ को बोल रहा हूँ 7 से 8 पढ़िए, सेम टॉपिक 2 बार पढ़ा रहा हूँ, है ना। लेकिन वो बहुत लेवल के बाद में, इनिशियली आप समझ रहे हैं कि स्केलेबिलिटी का इशू नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरे ख्याल सबको समझ आ रहा है। अगला आप देख रहे हैं बाथटब कर्व। इसका मतलब क्या है? जब हम सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, तो मान लीजिए अभी जब सॉफ्टवेयर हमारे डेवलपमेंट फेज के अंदर है, तो जाहिर सी बात है बनाते हुए उसमें बहुत सारी कमियां, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, है ना। और बार बार हम टेस्ट करेंगे, कुछ फेलियर होगा, उन फेलियर से हम सीखेंगे, उन गलतियों को सुधारेंगे और फिर दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, और ये प्रोसेस चलती जाएगी। इस फेज को दोस्तों बोलते हैं बर्न इन फेज। अब बर्न इन का मतलब क्या? अभी हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो फेलियर इंटेंसिटी, फेलियर रेट, आप मुझे बताओ बढ़ेगा या कम होगा फेलियर रेट? तो टाइम के साथ फेलियर रेट कम होगा, और जब वो एक ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच जाएगा है ना, तो हम बोल सकते हैं कि हम उसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे, और तब सब लोग उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। उस समय मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जीरो हो जाएगा, ऑफ कोर्स भाई, किसी भी चीज में गड़बड़ तो कभी भी हो सकती है, बट एक समय वो बहुत अच्छा चलेगा। अब मान लीजिए हम एक कार की बात कर रहे हैं और 15 साल वो गाड़ी बहुत अच्छी चली, लेकिन 15 साल के बाद होने क्या लगा? कभी बैटरी खराब, कभी टायर पंचर, कभी इंजन में कार्बोरेटर में कचरा, कभी कुछ और धीरे धीरे आप जब भी बाहर जा रहे हो वो कहीं ना कहीं खराब भी हो जाती है रास्ते में। तो उसका फेलियर रेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? उसका फेलियर रेट बढ़ रहा है। अच्छा, हार्डवेयर के केस में एक और प्रॉब्लम है, स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा अगर बहुत आउटडेटेड है। अब आप मान के चले आप कोई ऐसी गाड़ी लेके घूमे जहां से 50 साल पहले आती थी, तो उसको तो स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलेगा आपको। तो एक टाइम के बाद क्या उसको आपको डेड मानना पड़ेगा? यू हैव टू बाय अ न्यू कार, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, है ना। बट इस पूरे कर्व को आप देखते हो तो इट लुक लाइक अ बाथ कर्व, बाथ टब। जैसा बाथ टब होता है ना, ऐसा नजर आ रहा होता है। तो पहले फेलियर इंटेंसिटी ज्यादा होती है, फिर एक यूजफुल लाइफ होती है, फिर वियर आउट फेज आ जाता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप यही चीज जरा गौर करिए सॉफ्टवेयर के केस में, तो अगेन इनिशियली यहाँ भी फेलियर रेट ज्यादा होगा, हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, बट जैसे जैसे सीखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, क्या ये फेलियर रेट कभी दोबारा इंक्रीज करेगा? वेरी गुड। तो सॉफ्टवेयर वियर आउट नहीं होता है, समय के साथ घिसता नहीं है, उसमें कचरा नहीं आता, ग्रीसिंग नहीं करना पड़ता, है ना। तो धीरे धीरे उसकी यूजेबिलिटी बढ़ती ही जाती है। एक बार बताइए पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? यस। सॉफ्टवेयर आउटडेटेड तो होता है ना। सौम्य एक सवाल पूछ रहे हैं, देखो टाइम के साथ हर चीज आउटडेटेड होती है ना। लेकिन मैं इस पॉइंट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, किस हद तक उसे हैंडल किया जा सकता है। मान लीजिए आप एक कार खरीद के लाए, और मैं बात कर रहा हूं मान लीजिए आज से 20 साल पहले आप कोई कार खरीद के लाए, और उस समय मान लेते कि सिर्फ डीजल गाड़ियां आती थी। कुछ समय के बाद मान लीजिए दिल्ली में रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, आप किसी बड़े सिटी में रह रहे कि भाई 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल अलाउ नहीं करते, सुना होगा आपने, बड़ा पॉल्यूशन होता है उससे, है ना। एंड देन दे सेड कि आप अगर अब इस डीजल गाड़ी को चलाना चाहते हैं तो आपको इसको सीएनजी के ऊपर चलाना पड़ेगा, सीएनजी के ऊपर चलाना पड़ेगा। तो अब क्या उस हार्डवेयर को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, है ना। तो यू हैव टू गो टू सम मैकेनिक और अ कंपनी,
और अब आप उसके अंदर एक पूरा सीएनजी किट लगवाओगे कि अगर मेरे को उसको चलाना तो मेरे को सीएनजी पे चलाना पड़ेगा। ये आप तो सुना होगा, दिल्ली में ऑर्डिविन आता रहता है बीच बीच में, तो तब ऑर्डिविन डेज पे आप नहीं चला सकते, बट इफ यू हैव अ सीएनजी किट तब आप चला सकते हो, है ना। अगर सीएनजी है तो फिर आप ऑर्डिविन रेस्ट्रिक्शंस, आपको एग्जम्पशन है, आप चला सकते हो। बट अब आप दोबारा बताओ, हो सकता है कि मान लीजिए 10-15 साल के बाद इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो कि फिर बोले सीएनजी भी नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेगा। सीएनजी इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, यू हैव टू गो टू इलेक्ट्रिक। तब आप मुझे बताओ, क्या उस गाड़ी के अंदर सब ये पूरा पूरा असला निकाल के फिर आप उसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर लगाओगे? तो देयर इज अ प्रॉब्लम, है ना। आप समझ रहे हो कि एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन के बाद तो आपको नई गाड़ी परचेज करनी पड़ेगी, उसको बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। बट अगर आप एक सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं क्या पूरा सॉफ्टवेयर कभी आउटडेट होता है? तो यहाँ पर मेंटेनेंस हम पढ़ेंगे, और बाद में एक टॉपिक पढ़ेंगे री इंजीनियरिंग करना, मेंटेनेंस एंड री इंजीनियरिंग। तो हम टाइम के साथ उसमें चेंजेस करते जाते हैं, करते जाते हैं, और तो उस बेस में बोल सकता हूँ कि ओवरऑल सॉफ्टवेयर कभी आउटडेटेड होता ही नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे कस्टमर का रिक्वायरमेंट चेंज होता है ना। एक टाइप का मेंटेनेंस पढ़ते बोलते हैं परफेक्टिव मेंटेनेंस। तो बेस्ड ऑन द चेंज इन द रिक्वायरमेंट हम उसको चेंज करते जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल अनअकैडमी का ये सॉफ्टवेयर आपको नजर आ रहा है ना। जिन लोगों ने पहले ज्वाइन किया होगा उनको पता होगा बीच में वेबसाइट चेंज हो गई है, इंटरफेस में नए नए फीचर्स, जैसे पोल का फीचर पहले नहीं होता था। अभी आप क्वेश्चन आंसर करते हो तो यहाँ पर रैंक कभी कभी बीच में दिखाता है कि किसने कितने टाइम के अंदर सही किया, ब्लैक बोर्ड वाला ऑप्शन आ गया। अच्छा, मैं यूज नहीं करता, ग्रीन स्क्रीन वाला ऑप्शन है। एजुकेटर अगर चाहे तो बैकग्राउंड में अगर कंफर्टेबल नहीं है, दे कैन यूज अ ग्रीन स्क्रीन, है ना, और देन आपको एकदम व्हाइट बैकग्राउंड नजर आता है। तो देर आर अ लॉट ऑफ अपग्रेड्स। उसके बाद मैंने पर्सनली बात करूं तो मैंने माइक अपग्रेड किया, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। जो स्मार्ट बोर्ड हम लेके आ गए, पहले हम अगर जो लोग स्टार्टिंग में हो गए जानते होंगे, स्टार्टिंग में यूट्यूब पे कितना लैग बफर होता था। आप लोग गालियां देते थे, सर कुछ भी करो यूट्यूब पे स्पेशल क्लास मत रखना, यस और नो? यस। अब आप देखोगे वो सारी चीजें यहाँ से जा चुकी हैं। तो अभी मैं यूट्यूब पर भी स्पेशल क्लास लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये सब परफेक्टिव मेंटेनेंस है। एक लेवल तक अडेप्टिव भी हो सकता है, बट एक लेवल के बाद हम परफेक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं कि समय के साथ हम सुधार कर रहे हैं, है ना, और अपने आप को टोटल आउटडेट होने से बचा रहे हैं। कि एक समय का ऐसा ना हो कि आपको पूरा ही डिस्कार्ड करना पड़े। तो जो भी चेंजेस है ऑन एंड ऑन एंड ऑन आप करते रहो। ये बात समझ आ रही है कि सभी को? ओके। तो एक और पॉइंट अब देखिए मुझे आपसे डिस्कस करना है, जो कि अगेन फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, वो है सॉफ्टवेयर मिथ। कोई बता सकता है सॉफ्टवेयर मिथ्स क्या होता है? ये बड़े इंपॉर्टेंट है, नेट में बाय नेम इन पे सवाल पूछे जाते हैं। व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर मिथ? तो देखिए, मिथ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, अंधविश्वास बोल सकते हैं एक तरीके से टेक्निकल आइडिया को, कि मिथ वो चीजें हैं जो अपने को लगता है कि सही है बट एक्चुअली सही नहीं है। एम आई करेक्ट? मिथ कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, और अपने से मतलब मैं कस्टमर की बात कर रहा हूं, तो खासकर कस्टमर को लगता है कि ये पॉइंट वैलिड है, बट वो पॉइंट दरअसल वैलिड नहीं होते, उन्हीं का मिथ बोलते हैं। तो देखो एक बार ट्राई करते हैं, लेट रीड देम आउट वन बाय वन, और आप फिगर आउट करो जरा कौन सा पॉइंट आप फॉलो कर पा रहे हो। पहला है, द लार्जर द टीम द बेटर विल बी द प्रोडक्ट। टीम जितनी बड़ी होगी प्रोडक्ट उतना ही अच्छा बनेगा। खासकर ये मिसकंसेप्शन किसका है? कस्टमर का। कस्टमर को ऐसा लगता है भाई मेरे सॉफ्टवेयर पे ज्यादा से ज्यादा लोग काम करेंगे तो अच्छी चीज बनेगी। आप मुझे बताओ क्या ये जरूरी है कि अगर एक बड़ी टीम आप लेके चलो तो अच्छा ही सॉफ्टवेयर बने? नॉट रिक्वायर्ड सर्टेनली, है ना। सॉफ्टवेयर में तो बल्कि ज्यादा लोग उल्टा कहते हैं कि टीम जो है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि हार्डली 2 पिज्जा के अंदर आप पूरी टीम को खिला सको खाना। बड़ी पॉपुलर टर्म है सिलिकॉन वैली के अंदर, है ना। एक टीम इतनी ही बड़ी होनी चाहिए कि 2 पिज्जा यानी कि 10-12 लोग बस। उससे ज्यादा अगर होंगे तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, है ना। नेक्स्ट, मोर फीचर्स बेटर प्रोडक्ट। अगर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं, तो वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इज इट नेसेसरी? है ना। तो ज्यादातर देखिए जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे होते हो, चाहे वो वीएलसी प्लेयर है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, क्या वो आप इसलिए यूज कर रहे हो कि गिनती के कुछ फंक्शनैलिटी का आप डेली इस्तेमाल करते हो, है ना, लेकिन वो बड़े कंफर्टेबली आप यूज कर पा रहे होते हो।
नहीं, एप्टी रीजनिंग के लिए बहुत सारे फैकल्टीज हैं, मैथमेटिक्स के लिए बहुत सारे फैकल्टीज हैं, तो मैं अपने आप को जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स देखा वहीं पर कॉन्सेंट्रेट करके चलूंगा। यस, ओके। अगली चीज समझिएगा, टेस्टिंग कैन रिमूव ऑल फॉल्ट्स। क्या ये भी एक मिथ है? आप कितना भी टेस्टिंग क्यों ना कर लो, अगर बाद में कोई फेलियर, कोई प्रॉब्लम आता है, कस्टमर को ऐसा लगता है हमने टेस्टिंग ही नहीं किया था पहले, बट अगेन यू अंडरस्टैंड, नो मैटर आप कितना भी टेस्टिंग कर लो, कभी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो मैं सारे फॉल्ट्स नहीं हटा सकता। अ कंप्यूटर इज ऑलवेज मोर रिलायबल देन अ ह्यूमन। ये भी कस्टमर का एक मिथ होता है। कभी कभी बहुत सारी कंपनीज आती हैं, ये काम करने के लिए उनको सॉफ्टवेयर या मशीन चाहिए, बट स्टिल क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ काम हम मान के चले कि स्टिल ह्यूमन ही बेटर करेगा? हाँ, है ना। तो रिलायबिलिटी के लिए यू कांट से कि हर जगह, अगर आप, बहुत लोगों को लगता है भाई कंप्यूटर तो पता नहीं क्या ही बवाल कर देगा, बट ऐसा नहीं है। स्टिल वी कैन से कि कभी कभी ह्यूमन बेटर हो सकता है टू द कंप्यूटर, खासकर जहां पर ज्यादा क्रिएटिविटी चाहिए हो। रीयूजिंग अ सॉफ्टवेयर इंक्रीजेस रिलायबिलिटी। अगर आप कोई कंप्यूटर 10 साल से इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो क्या ऐसा कि वो और ज्यादा रिलायबल हो गया? नहीं। तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ हो, और जब एक्चुअली वो कुछ रीजन होगा तब आप उसको समझ पाओगे। सॉफ्टवेयर आर इजी टू चेंज, ये बताएं। ये काफी लोगों को लगता है, ये तो लोग समझते हैं कि हार्डवेयर चेंज करना मुश्किल है, और लोगों को लगता है सॉफ्टवेयर में गया है उठा के चेंज कर दो। तो आप जानते हो क्या चेंज करना आसान होता है? जी नहीं। जितना प्रॉब्लम, जितना एफर्ट आपको हार्डवेयर में लगेगा, उतना ही सॉफ्टवेयर में भी लगेगा। यस, लार्ज टीम कैन रिमूव डिलेज इन द प्रोजेक्ट। अगर टीम बहुत बड़ा होगा, तो अगर सॉफ्टवेयर आप पीछे कर रहे हो, डिले है, तो उसको आप कंपनसेट कर सकते हो? जी नहीं। कभी कभी किसी काम को करने में कुछ डिसेंट टाइम चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरी टीम में 10 लोग काम करेंगे और हम 6 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, तो आप मुझसे ऐसा बोल सकते हो सर एक काम करो, 1000 लोग लो और 4 दिन के अंदर कंप्लीट करके दे दो? इज इट पॉसिबल? नहीं, है ना। तो मेरे को लगेगा यार कुछ टाइम लगेगा, कुछ डिपेंडेंसी है, कुछ डिस्कशन करना पड़ेगा। मैं 1000 लोगों को कोई फायदा नहीं उठा सकता, है ना। आउटसोर्सिंग मीन्स कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। दोनों पॉइंट है, देखें यहाँ पर। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या जरूरी है कंपनी हर काम खुद से करे? नहीं। तो हो सकता है जो पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर जो जो टास्क करने हो, उसमें से कुछ टास्क हम अलग अलग लोगों को देते चले जाएं, फर्दर डिवाइड करें, और प्रॉपर उनका हैंडलिंग हम खुद मैनेज कर रहे हो। सॉफ्टवेयर तो केवल इंस्टॉल ही करना होता है, तो हार्डवेयर से तो इजी है ना। आप किस पॉइंट की बात कर रहे हैं सौम्य, एक बार मुझे बताओ। यहाँ पर मिथ्स में से किसी पॉइंट की बात कर रहे हो या एक जनरल पॉइंट बोल रहे हो? 6 की बात कर रहे हो? सॉफ्टवेयर तो केवल इंस्टॉल ही करना होता है, तो हार्डवेयर से तो इजी है ना। ली सी, व्हेन यू से चेंज, तो चेंज का मतलब ठीक है आप इंस्टॉल तो कर देंगे, बट नया इंस्टॉल कहां से करेंगे पूछ रहा हूँ। यहाँ पर जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो क्लाइंट की तरफ से पढ़ रहे हैं कि डेवलपर की तरफ से पढ़ रहे हैं? टुवर्ड्स द क्लाइंट और फ्रॉम द डेवलपर प्रोस्पेक्ट, डेवलपर प्रोस्पेक्टिव पढ़ रहे हैं? नहीं जी नहीं। क्लाइंट पे क्यों पढ़ाऊंगा भाई आपको? क्लाइंट के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या? आपको अगर बाजार में जाके कोई सामान खरीदना है, तो आपकी जेब में पैसे होने चाहिए, आपको उसके लिए पढ़ने की क्या जरूरत है? तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो डेवलपर पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो हमें अगर कोई प्रोडक्ट चेंज करना है, मुझे एज अ टीचर अगर मुझे कोई नया सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करना है, और आपको कोई नया सब्जेक्ट पढ़ना है, आप तो टीचर चेंज कर दोगे, बात खत्म हो गई। बट मुझे तो नए सब्जेक्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा ना। तो कंपनी के लिए जाहिर सी बात है काफी सारा एफर्ट करना पड़ेगा। यस, ओके। तो मैं आपको एक पॉइंट बोल रहा था, आप जो भी अच्छी कंपनीज के प्रोडक्ट यूज करते हो, मान लीजिए आपको एप्पल पे बिलीफ है, मारुति पे बिलीफ है, क्या ये अपने सारे स्पेयर पार्ट, सारे के सारे आइटम्स खुद बनाते हैं? नहीं। तो अगर मैं स्पेयर पार्ट्स की बात करूंगा ना, तो 80% ऑफ द प्रोडक्ट्स ये कंपनीज खुद नहीं बनाती हैं, है ना। और हर स्पेयर पार्ट बनाने के लिए मार्केट के अंदर कोई मास्टर होता है। अब एक कंपनी है जो शॉकर बना रही है मान लीजिए, है ना, और इंडस्ट्री के अंदर जितनी गाड़ियां हैं ज्यादातर वही शॉकर सप्लाई कर रहा है, तो मैं खुद क्यों बनाऊं अगर उसको शॉकर बनाने में महारत हासिल है तो? सोचो इस बात को। अगर कोई कंपनी बैटरी बना रही है, तो क्या मारुति को अपनी बैटरी बनानी चाहिए, एक साइड से बैटरी खरीद लेनी चाहिए?
बिकॉज एक्साइड पिछले 50 साल से सिर्फ बैटरी बना रहा है ना। तो अगर मैं कुछ काम आउटसोर्स कर रहा हूं तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं। हो सकता हूं मैं किसी ऐसे आदमी से वो काम करा रहा हूं जो उस काम को करने में परफेक्शन हासिल रखता हो। फॉलो कर पा रहे इस बात को? यस तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग परफेक्शन होते हैं, तो वी कैन ऑफकोर्स आउटसोर्स टू देम, है ना। तो हर ये भी देखिए एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि वो सब काम खुद करना चाहते हैं, जबकि स्मार्ट आदमी कौन होता है, वो हर काम के लिए उस आदमी को ढूंढता है जो काम करने में उसको महारत हासिल हो, है ना। तो अपने को सारा काम भाई खुद नहीं करना है। देन आउटसोर्सिंग रिजॉल्व्स एवरीथिंग। अब ये भी एक मिथ है कि आप ये सोच रहे कि सारा काम ही आप किसी और से करा लेंगे तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। अब ऐसा भी नहीं है, कुछ काम आपको खुद भी करना पड़ेगा। अगर सारा काम आप आउटसोर्स करेंगे तो भी प्रॉब्लम में चले जाएंगे, है ना। अगला पॉइंट में ना, सॉफ्टवेयर इज रिलीज प्रोजेक्ट इज ओवर। अगर एक बार आपने सॉफ्टवेयर कस्टमर को डिलीवर कर दिया तो क्या हमारा काम कंप्लीट हो गया? आप बताओ। जी नहीं, है ना। बोलना चाहिए अभी तो एक्चुअल काम स्टार्ट हुआ है, बिकॉज मेंटेनेंस में कंटिन्यूस सपोर्ट आपको देना है। जैसे काफी सारे प्रोडक्ट जब कस्टमर खरीदता है तो बोलता है आफ्टर डिलीवरी सर्विस कैसी है,